अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का पार्ट 5। ठीक है, इसमें आज हमने डिस्कस करनी है जो ड्रग है वो क्लिंडामाइसिन है। क्लिंडामाइसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो बिल्कुल मैक्रोलाइट्स की तरह ही है और वो 50 राइबोसोम सब यूनिट के पी साइड से जो बाइंड करते हैं और इनहिबिट करते हैं ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपेप्टिडेशन और फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हो जाती है। फिर इसका जो बैक्टीरिया को जिसको ट्रीट करता है, इसका जो स्पेक्ट्रम है ना, ये ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन दैट कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस और एनारोबिक बैक्टीरिया। फिर रेजिस्टेंस इसकी बिल्कुल एरिथ्रोमाइसिन की तरह ही है। और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की जो इन्फेक्शन है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की जो इन्फेक्शन है वो रेजिस्टेंट, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल से रेजिस्टेंस है क्लिंडामाइसिन से। और जो रेजिस्टेंस है ना फॉर बिकॉज ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ये मतलब टाइम टू टाइम जो है ये इंक्रीज ही हो रही है, क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म का जो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म है अगेंस्ट क्लिंडामाइसिन ये अब बढ़ रहा है। ठीक है, और क्लिंडामाइसिन जो है अवेलेबल है, ओरल भी है और आईवी भी अवेलेबल होती है। ठीक है, ओरल कैप्सूल्स में, आईवी फॉर्म में भी ये अवेलेबल ही है। ठीक है, और बाकी जो है ना ये पाकिस्तान में जो है ना, पाकिस्तान में ये टॉपिकली भी अवेलेबल है, एक्नी को ट्रीट करती है, टॉपिकली अवेलेबल है। ये आती है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल के नाम से 1%। और ओरली भी है, आईवी भी अवेलेबल है। अब ओरल जो है ना, ओरल में इसका यूज़ थोड़ा लिमिटेड है जस्ट बिकॉज ऑफ जीआईटी इंटॉलरेंस, और जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी बॉडी फ्लूइड के अंदर, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है बट पुअर एंट्री इनटू सीएसएफ। और क्लिंडामाइसिन जो है it undergoes extensive metabolism, extensive oxidative metabolism to active and inactive products। ठीक है, जो इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव और इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है और बाइल और यूरिन के अंदर ये जो है वो एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, ये इसकी काइनेटिक्स है। एक्सक्रीशन इसकी दोनों है, दोनों रूट से है, रीनल से भी, हेपेटिक रूट से भी। और ये जो इसका जो लो यूरिनरी एक्सक्रीशन इफेक्टिव ड्रग जो है ना, क्योंकि ये एक्टिव ड्रग जो है यूरिन के थ्रू कम एक्सक्रीट आउट होती है, सो ये यूटीआई को में जिसकी जो ट्रीटमेंट है ये इसकी लिमिटेशन है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में, कि ये लोअर यूरिनरी एक्सक्रीशन है एक्टिव ड्रग की। और रीनल इम्पेयर्ड और हेपेटिक इम्पेयरमेंट दोनों केसेस में इसकी जो डोज है आप उसको एडजस्ट करना होता है। ठीक है, इन एडिशन टू ये स्किन रैश, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो है ना इसका डायरिया है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेरी सीरियस सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस विच इज़ ड्यू टू द ओवर ग्रोथ ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन। अब सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेयर है, लाइनिंग है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है मेट्रोनिडाजोल की एमेकोमाइसिन यूजली अफेक्टिव है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के अंदर। फिर हमारे पास एक और नेक्स्ट क्लास आता है ड्रग्स का, क्विनोप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन। मेरी नॉलेज के हिसाब से ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है ये ड्रग्स। ये स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हैं जो कि 30 to 70 की रेशियो में आती हैं, और ये जो है इनका एडवर्स इफेक्ट का जो एटीआर प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर ओनली लिमिटेड टू वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकस फीशियम इन्फेक्शन। ठीक है, और अब ये स्ट्रेप्टोग्रामिन्स क्या होते हैं? स्ट्रेप्टोग्रामिन्स बैक्टीरिया की वो क्लास होती है, एंटीबायोटिक की वो क्लास होती है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कराते हैं, बैक्टीरिया स्टेटिक इन्फेक्शन शो करते हैं बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन्स। फिर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, जो है क्विनोप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन। ये हमेशा कम्बिनेशन, मतलब दोनों इकट्ठी आती हैं ये ड्रग्स। ठीक है, जहाँ भी जिस कंट्री में भी अवेलेबल हैं इकट्ठा आती हैं। ये राइबोसोमल 50S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंड करती हैं। अब जो डेल्फो है ना वो डिस्टर्ब करती है इलोंगेशन
मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये एलोंगेशन को डिस्टर्ब करती है और बाय इंटरफेयरिंग विद द एडिशन ऑफ न्यू अमाइनो एसिड्स टू द पेप्टाइड चेन डेल्फो। और जो क्विनो है ना, ये प्रिवेंट करती है एलोंगेशन सिमिलर टू मैक्रोलाइड्स। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये बिल्कुल मैक्रोलाइड्स की तरह है, ठीक है। और इसकी वजह से इनकम्प्लीट पेप्टाइड चेन्स बनती हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों इकट्ठे मिलके जो है प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, इनकी बैक्टीरियाइड एक्टिविटी है। और इनका जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है ना, वो भी बहुत प्रोलॉन्ग है। मतलब जब इनकी जो कंसंट्रेशन है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से भी कम हो जाती है, उसके बाद भी ये बैक्टीरियाइड इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। और इनका बैक्टीरियाइडल इफेक्ट है। फिर हमने इनका स्पेक्ट्रम डिस्कस करना है। स्पेक्ट्रम इज लिमिटेड टू ग्राम पॉजिटिव कोकाई, एंटेरोकोकस फीशियम एंड विच आर वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस फीशियम, और ये बैक्टीरियोस्टेटिक है। अब ये जो है ना एंटेरोकोकस फीशियम के लिए ये उसकी ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, और फिकैलिस में हम उसको नहीं यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? जो एंटेरोकोकस फीशियम है ये कॉज करेगा ये बैक्टीरिया कॉज करेगा, और जो फिकैलिस है, फिकैलिस के केस में जो है एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है, जो एंटेरोकोकस स्पीशीज़ है, ठीक है। अब जो एंटेरोकोकस स्पीशीज़ के जो मोस्टली जो बैक्टीरिया है ना, वो मतलब उनका जो इन्फेक्शन होता है वो होता है मोस्टली थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड फूड की वजह से होता है, और मोस्टली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में ये है कि एंजाइमेटिक प्रोसेस जो है उसकी वजह से कॉमनली रेजिस्टेंस होती है एजेंट्स में। अब फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट है ना राइबोसोमल एंजाइम जो मिथाइलेट कर देता है टारगेट बैक्टीरिया के 23S राइबोसोमल आरएनए साइट को, ठीक है, तो क्विनोप्रिस्टिन जो है उसकी बाइंडिंग जो है वो नहीं होगी, उसकी बाइंडिंग नहीं होगी, रेजिस्टेंस कॉज कर देगा वो बैक्टीरिया। फिर इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन जो है, इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन जो है ना, वो इनका एक्शन जो है वो चेंज कर देते हैं। बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट शो करते हैं ना, तो इनका जो बैक्टीरियोसिडल से बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम प्लाज्मिड एसोसिएटेड एसिटाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, प्लाज्मिड एसोसिएटेड एसिटाइल ट्रांसफरेज डेल्फोप्रिस्टिन को क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा इफ्लक्स पम्प जो बैक्टीरिया को ड्रग को एंटर ही नहीं होने देता बैक्टीरिया में, एक्टिव इफ्लक्स पम्प, तो एंटीबायोटिक का लेवल जो है बैक्टीरिया में कम कर देता है। तो ये रेजिस्टेंस के सारे मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर उसके फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं, तो ये ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादातर आईवी अवेलेबल होती हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो है इनकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा पुअर है, जो है ही नहीं, और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है इनका, और ये बाइल में एक्सक्रीट आउट होती हैं। अब ये क्योंकि ये जो मेटाबोलाइज भी होती हैं लिवर में, तो साइटोक्रोम 3 और 4 के साथ रिएक्ट करती हैं। साइटोक्रोम 3 और 4 इनहिबिटर है, ठीक है। तो वो ड्रग्स जिसको साइटोक्रोम 3 और 4 ने मेटाबोलाइज करना होता है, कॉन्कमिटेंटली उनका जो यूज़ है इसके साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि वो उसका जो मेटाबॉलिज्म है ना ऑब्वियसली उनकी टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। अब इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स उसमें मायल्जिया हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, हाइपरबिलिरुबिनेमिया बिकॉज दीज आर मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, और वीनस इरिटेशन कॉज करती हैं। तो वीनस इरिटेशन है ना कॉमनली अकर्स व्हेन क्विनोप्रिस्टिन एंड डेल्फोप्रिस्टिन जो एडमिनिस्टर किया जाता है तो पेरिफेरल रादर देन अ सेंट्रल रूट। और जो हाइपरबिलिरुबिनेमिया ये भी 25% जो है ना पेशेंट्स तक होता है, ठीक है। और आर्थेजिया माइल्जिया भी जब आप हाई डोज इसके एडमिनिस्टर करते हैं। और जो कल जो है हम इंशाल्लाह प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की जो लास्ट क्लास है ना वो डिस्कस करेंगे, ऑक्साजोलिडिनोन्स, और उसके साथ ही प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो वाइंड अप हो जाएगा। और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की बाकी वीडियोस के बाकी पार्ट्स अवेलेबल हैं, आप जो भी आपको क्यूरिया कोई जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।